मैं मेरे स्कूल से मेस के लिए 10वीं कक्षाओं के लिए जो अभी महामारी कोरोना के लिए संदर्भ में कोई विद्यार्थी स्कूलों के अंदर नहीं पहुंच पा रहे, सभी की छुट्टियां कर दी है। उसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मेस के अंदर कुछ चैप्टर आपको बताए जा रहे हैं जिससे आप लाभान्वित हो। उसके अंदर आपका चैप्टर अध्याय 4 द्वारा दो चर रैखिक समीकरण एवं एस समीकरणों के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले दो चर रैखिक समीकरण है आपके सामने आई, उसमें आपने पहले पढ़ा था एक चर रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर रैखिक समीकरण स्टॉप करो। रैखिक समीकरण के बारे में, एक चर रैखिक समीकरण के बारे में आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक सुनो पाँच शुरू से लिखो आप। अब एक साथ एक मिनट और पाँच। हाँ स्टॉप कर दूं, मैं भी था स्टॉप कर दूं। एक चर रैखिक समीकरण के बारे में पहले आपको ये मालूम है, वैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। वो क्या होता है, इसका जो व्यापक पद होता है वो ये होता है ax + b = 0। इसके अंदर अपन के अंदर x की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन एक चर रैखिक समीकरण के अंदर आसानी होती है। अपन पढ़ रहे थे एक चर रैखिक समीकरण के बारे में। एक चर रैखिक समीकरण का जो व्यापक पद होता है, व्यापक पद अपन लिखते हैं ax + b = 0। ये अपन पढ़ चुके हैं। वैसे इसके बारे में x की वैल्यू निकालनी होती है तो x = -b/a होता है। a इधर ट्रांसफर होता है और ट्रांसफर होता है तो अपन को मालूम है कि इसका जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है, -b/a होता है। तो इसके अंदर अपन ने जब निकाला था कि जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि 3x + 5 = 0। इसके अंदर अपन को पूछा जाएगा कि एक चर रैखिक समीकरण के अंदर x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू निकालने के लिए अपन को x की वैल्यू निकालेंगे तो x = -5/3। ये चीज जो है x की वैल्यू वापस पुटअप इसके x के अंदर रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर इसको संतुष्ट करती है तो ये इसकी एक चर वैल्यू की मान बताया जाता है। तो x = -5/3 ये एक चर रैखिक समीकरण द्वारा अपन ने निकाला था। इसका स्टार्टिंग प्रारूप ये होता है। अपन अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं, दो चर रैखिक समीकरणों के बारे में जो अपने कक्षा 10 के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर इसका जो अंक बार होता है वो 6 नंबर का अंक बार होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है जो अपन कह सकते हैं डी पेपर के अंदर जो डी चैप्टर होता है, डी खंड होता है, उसके अंदर इसका एक क्वेश्चन पुटअप होता है। पूरा 6 नंबर का एक प्रश्न आता है और बहुत ही इजी और सरल तरीके से। तो दो चर रैखिक समीकरण के अंदर व्यापक पद इसका अपन को याद रखना है, वो होता है a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये इसका व्यापक पद होता है दो चर रैखिक समीकरणों का, जो a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 होता है। इसके अंदर व्यापक पद के अंदर अपन को क्या पूछा जाएगा, इसके दो खंड पार्ट होते हैं। या तो इसको सोल्व करने के लिए अपने कक्षा 9 के अंदर 3 विधियों का उपयोग किया था। कितने किया था? 3 विधियों का उपयोग। कौन कौन सी विधियों किया था? एक तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि। लेकिन यहाँ पे अपन को इसके अंदर ग्राफी विधि द्वारा ग्राफी विधि द्वारा इसको सरल किया जाएगा। उससे पहले अपन को इसका जो संबंध होता है, इस संबंध को अपन को ज्ञात करना होगा। तो इसका संबंध किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा, और वो इंपॉर्टेंट है कि अपन को पता चलेगा कि ग्राफ अपना कैसा बनेगा। तो इसके अंदर जो संबंध होता है वो 3 फंक्शनों में 3 संबंध होता है। पहला, और ये याद होना जरूरी है, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ध्यान रखना है इसके अंदर जो चिन्ह होता है, या माइनस का हो तो माइनस लेना है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह समेत लेना है। ध्यान रखना है c1/c2 के अंदर अगर फंक्शन 0 के इधर है तो इसको 0 बनाकर समीकरण को अंदर बनाकर फिर इसके अंदर लिया जाता है। तो अपन को इसके अंदर संबंध देखना है। इसके अंदर संबंध क्या है
कि यहां पे लिखा जाता है नॉट इक्वल टू a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू, तो c1/c2 को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब इस दोनों स्वैच्छिक समीकरणों का ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा अपन के अंदर, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अर्थात जब अपन के पास इसके गुणांक a1/a2 b1/b2 का संबंध अगर नॉट इक्वल टू के अंदर आता है, बराबर नहीं आता है, तब अपना जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ग्राफ किस प्रकार से आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर आएगा। और इसका जो हल होता है वो संगत होता है, सॉरी क्या होता है, संगत हल होता है और अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल। अर्थात इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा होगी, संगत हल होगा और इसका अद्वितीय हल निकाला जाएगा। इसका हल होगा x और y की वैल्यू निकाली जाएगी, जो x और y की वैल्यू जो निकाली जाएगी वो इसको संतुष्ट करेगी। दूसरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये दोनों बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं है, तब अपना जो ग्राफ होगा वो ग्राफ जाएगा समानांतर, समांतर रेखा, और इसका हल होगा असंगत, और इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अर्थात इसका मतलब अपन इसके अंदर इस समीकरण में तो x और y की वैल्यू का कोई भी हल नहीं होगा। तो ध्यान रखना है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अर्थात ये दोनों बराबर गुणांक आ रहे हो और ये बराबर गुणांक नहीं आ रहा हो, तो अपन कह सकते हैं कि समानांतर रेखाएं और असंगत होगी और कोई भी हल नहीं होगा। जो तीसरा चैप्टर है, तीसरे के बारे में बता रहा हूं, वो तीसरा ये है कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही अगर बराबर है तब अपन कह सकते हैं कि समपाती रेखा है, समपाती रेखा। और संगत हल भी बोला जाता है इसको, और साथ में आश्रित हल भी बोलते हैं। और इसका जो हल होता है वो अनेक होते हैं, अनेक हल, पर अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये तीनों चीजें अपन को आवश्यकता है कि इनको याद रखें। इससे अपन को ये पता चलेगा कि जब अपन के क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर का आएगा, वो आएगा ग्राफीय विधि से हल कीजिए x और y की वैल्यू क्या है। तब अपन आसानी से इसको बताया जा सकता है कि ये प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा या संपाती होगा। उसके लिए अपन को इनके गुणांकों के बीच के अंदर जो संबंध दे रखा है वो संबंध ये है। 3 संबंध अपन को आसानी से याद रखने हैं, और 3 संबंध जब अपन को याद हो जाएंगे तो अपन आसानी से इसके क्या खींच सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं। और जैसे पहले वापस देखो एक बार कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी, असंगत और अद्वितीय हल होता है। जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो समानांतर रेखाएं, असंगत और कोई भी हल नहीं होता है। और जब तीनों ही बराबर हो जाते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों ही बराबर है, तो अपन कह सकते हैं संपाती होगा और अनेक हल होगा, और संगत या आश्रित दोनों ही बोला जाता है। तो संगत हल होगा या अनेक हल होगा। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से अपन को पहचान होगी, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। इस एग्जांपल के तौर पर अपन इसको करते हैं। अब आपको जो बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि निम्न समीकरणों को ग्राफीय विधि से सरल करते हुए उनका x और y की वैल्यू का मान निकाले और उसकी प्रगति क्या हो। तो इसके अंदर 2 ऑप्शन पूछे, एक तो इनकी मान और एक उसके हल की प्रगति क्या होगी। प्रगति जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल किए थे उसी तौर पर अपन इसको करके इसकी प्रगति निकालते हैं कि इसकी प्रगति क्या होगी। तो इसके अंदर अपन की प्रगति निकालने के लिए वापस वो का वही व्यापक पद क्या होगा वो लिखना है, a1x b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और वही अपन को टेली इसकी तुलना करनी है। तुलना करेंगे तो क्या आएगा, A1 की वैल्यू का मान कितना है, A, इससे तुलना करेंगे। और B1 की वैल्यू का मान कितना है, A, और C1 का मान कितना होगा, इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 3। इसी प्रकार से इसकी टेली करते हैं तो क्या आएगा, A2 इज इक्वल टू 3 और B2 इज इक्वल टू माइनस का 2 और C2 इज इक्वल टू माइनस का 4। फिर निकाला जाएगा यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर 1/3 और B1 अपॉन B2 बराबर -1/2। ये -1/2। तो इससे मतलब ये दोनों ही बराबर है तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है अपन को। ये दोनों बराबर नहीं है तो अर्थात A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपन को यही पता है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब अपना ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा के अंदर, प्रतिच्छेदी रेखा। और क्या होगा इसका, एदित्य और संगत है, एदित्य और संगत है, संगत है। ये तो अपन ने जो अभी पढ़ा था उसके द्वारा इसकी प्रगति निकाली जाएगी। प्रतिच्छेदी रेखा होगी, एदित्य अलग होगा और संगत अलग होगा। अब इसको ग्राफ की विधि से किस प्रकार से इसको सरल करके x और y की वैल्यू निकालते हैं वो ध्यान दें। x वे y के मान निकाले जाएंगे समीकरण नंबर 1 से x वे y के मान। इसको निकालने के लिए क्या है कि अपनी समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इन दोनों में से किसी को एक का ट्रांसफर कर दिया जाए। इससे एक चर को यहाँ पे रखा जाए, दूसरा चर उधर पक्षांतर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस का कितना हो गया y। जब ये उधर जाएगा पक्षांतर बराबर में उधर जाता है तो चिन्ह चेंज होता है, प्लस का माइनस में हो जाता है और माइनस का किस में हो जाता है, प्लस में। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि इसका अंदर अब यहाँ पे अपन को इनके x और y की वैल्यू का मान निकालना है। तो इसके लिए अपन को एक बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से बॉक्स बनाना है और कम से कम अपन को 3 मान निकालना है। कम से कम कितने मान निकालना है, 3। तो अपन के पास 3 बिंदु आ जाएंगे और 3 बिंदु से आसानी से इसकी रेखा खींची जा सकती है। तो इसके मान निकालने के लिए क्या होगा कि अपने पास जो ये पद है इसके अंदर y की वैल्यू अपनों को रखनी है। इतनी भी बड़ी नहीं रखनी है कि ग्राफ को देखते हुए, ग्राफ के अंदर अपने लाइनें कितनी है उसके अकॉर्डिंग छोटे मानों को रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 रख दिया, y इज इक्वल टू 0 रख देता हूं। y इज इक्वल टू मैंने 0 रखा, y इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर माइनस का 3 माइनस का y की जगह यहाँ पे 3 माइनस 0 होगा तो इसका आंसर x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x का मान आया और y को मान क्या रखा था मैंने, 0। अब मैंने y बराबर क्या रखा, 1 रखूंगा। जब मैंने यहाँ पे 1 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 3 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 माइनस 1 होगा बराबर कितना होगा, 2। तो मैंने y का मान 1 रखा और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसी प्रकार y इज इक्वल टू मैंने 2 रख दिया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर कितना होता है, 1। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे मान कितना आ गया, 1 आ गया। ये अपने पास इस समीकरण से x और y के मान का क्या आ गया, x और y के मान अपने पास आ गए। तो इसको बोलते हैं x व y के निर्देशांक, x y के निर्देशांक या समीकरण के निर्देशांक, समीकरण के निर्देशांक। वो इसको इस प्रकार से लिख दो, 3 और 0, 2 और 1 और 1 और 2। ये x का मान, ये y का मान, ये इसके निर्देशांक। इसी प्रकार से अपन को किसका निकालना है, समीकरण नंबर 2 का मान निकालना। जैसे ये निकाला वैसे समीकरण नंबर 2 का मान निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 2 के मान निकालते हैं, वो किस प्रकार से निकालते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 के x व y के मान, वही वापस ये समीकरण ले, दूसरी समीकरण 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अपन की जो विषम संख्या उसको यहाँ रखना है और सम संख्या का माइनस जो दे रखा है उसको इधर ट्रांसफर कर दो और 4 को इधर ट्रांसफर कर दो। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 2y। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे 2 इसके साथ में, यहाँ पे केवल जैसे अपने यहाँ पे केवल एक चर था x, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, या तो y होना चाहिए या फिर x। लेकिन यहाँ पे संख्या आई हुई, इसको इसका नीचे भेज दे, डिवाइड कर दे।
3x माइनस 4/2 बराबर ये y, एक अकेला चर रह जाएगा। इससे अपन x की वैल्यू रखेंगे तो क्या कौन सी वैल्यू आएगी, y की, और यहाँ पे अपन ने y की वैल्यू रखी थी और कौन सी वैल्यू आई थी, x की। इसी प्रकार यहाँ पे भी बॉक्स बनाए, ध्यान रखना है कम से कम 3 मान लेने। वैसे 2 मानों से भी आ जाता है लेकिन अपन को 3 मान लेने, 3 मानों से आसानी से अपन बिंदु प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस मान रखा जाए, मैंने x बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया। इसका मतलब इस समीकरण में मैंने x बराबर 0 रखा तो क्या होगा, 3 × 0 - 4/2, ये होल ऑफ 0 हो गया। यहाँ बचा माइनस का 4/2 बराबर y है, और ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस का 2 है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 है। तो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, यहाँ पे माइनस का कितना आ गया, 2। अब मैंने x की वैल्यू 2 रखा, x की वैल्यू कितनी रख दी, 2। तो यहाँ पे मैंने 2 रखा तो 3 × 2 - 4/2 बराबर y, 3 दूनी 6, 6 - 4/2 बराबर y। 6 में से 4 गया, 2 बच गया, 2/2 कैंसिल हुआ और 1 बराबर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे मैंने x का मान कितना रखा, 2 रखा, तब y की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 1 आ गई। इसी प्रकार मैंने x की वैल्यू 4 रख दी, कितनी रख दी, 4 रख दी। वैसे माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू माइनस में भी रख सकते हो, लेकिन माइनस रखने से जैसे माइनस का 2 रखा, माइनस का 6 आया और 10 हो जाएगी, 10 होने के बाद ग्राफ की डिजिट ऊपर चल जाएगी, इसलिए छोटा मान लें। जैसे अपन इसमें x बराबर 4 रखा तो यहाँ 3 × 4 माइनस का 4/2 और 4 × 3 12 -4/2 y में, और 12 में से 4 गया, बच गया 8/2 और ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे कितना आ गया, 4। तो y कितना आ गया, 4। क्या रखा था अपन ने, 4। यहाँ पे 4 रखा x की वैल्यू, और y की वैल्यू भी कितनी आ गई अपन के पास, 4। इस प्रकार से अपन x और y की वैल्यू दोनों मान निकाल लिया अपन ने। दोनों समीकरणों से दोनों की निर्देशांक ज्ञात कर लिए, एक का निर्देशांक ये और दूसरे का निर्देशांक ये। तो समीकरण यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, उधर अपन ग्राफ बनाएंगे। तो समीकरण 2 के निर्देशांक क्या है, 0 और -2, 2 और 1 और 4 और 4। तो आया समझ में ये। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि कम से कम अपन को कितने मान लेने हैं, 2 मान लेने हैं, 3 मान लेने हैं, कम से कम 3 मान तो लेने ही, 4 आपकी मर्जी हो तो लो, लेकिन 3 मान तो लेने ही लेने। इसको पुटअप इस प्रकार से किया जा सकता है, पॉइंटों में भी आ सकता है, अगर ज्यादा मान बड़े मान आ रहे हो तो इसके अंदर अपन 1 भी रख सकते हैं, पॉइंट में भी ले सकते हैं इसके अंदर मान, और 0 भी रख सकते हैं, और माइनस में भी मान रख सकते हैं, इसके अंदर माइनस में भी मान आ सकते हैं। यहाँ पे देखो कि इसके ये निर्देशांक और इस निर्देशांक के अंदर दोनों में मान कौन सा सेम आ रहा है, अपना मान कौन सा सेम आ रहा है, 2 और 1। यहाँ पे भी कितना आ रहा है, 2 और 1। इसका मतलब इसका ग्राफ के हल के अंदर जो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, जो रेखा क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, वो रेखा कहाँ पे मिलनी चाहिए, कहाँ पे प्रतिच्छेद करनी चाहिए, 2 और 1 पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो कभी कभी बार क्या होता है कि समीकरण जब अपन मान लेते हैं, इसी के अंदर ही इसका मान अपन का आंसर वहीं पे मिल जाता है। तो ये मान दोनों सेम होने के कारण अपन के अंदर क्या होगा कि इस जगह इस बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद होगा। तो ग्राफ कैसे बनाया जाएगा, ग्राफ किस प्रकार से खींचा जाएगा वो जान लो। ये आया है समीकरण नंबर 2 के निर्देशांक अपन ने इस प्रकार से निकाला। अब अपन ग्राफ खींचते हैं यहाँ पे, ये इस प्रकार से आपका ग्राफ पेपर के अंदर अपन मिड लाइन लेते हुए, ये तो होगी x एक्सिस की लाइन और यहाँ पे x डैश बोला जाता है, ये y एक्सिस और ये y डैश, और ये आपका मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु 0 और 0 होता है। तो यहाँ पे अपन इसका ग्राफ खींचेंगे कि अपना ग्राफ वास्तव में प्रतिच्छेदी होगा या नहीं होगा। इसका ग्राफ खींचने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है, पैमाना लिखना है, पैमाना मानना है। पैमाना क्या है, पैमाना पहला x एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ज्यादा बड़ा मानो तो यहाँ पे इकाई चेंज हो जाती है,
1 सेंटीमीटर का मतलब आपके ग्राफ के अंदर इस प्रकार से लाइनिंग होगी, ये 1 सेंटीमीटर में होगी, ये इस प्रकार से लाइनिंग होगी पूरी लंबी आपके ग्राफ पेपर में। ये अब इसके अंदर यहाँ पे अगर बड़ा मान अपने जैसे छोटा है 1 से x का मान हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 3 है और यह 4 है। y का मान हाईएस्ट कितना है, यहाँ पे 4 है और माइनस में कितना चल रहा है, माइनस का 2, तब अपन ने एक इकाई ले ली। अगर यहाँ पे मान 10, 15, 20, 25 हो तब अपन यहाँ पे डिजिट 5 भी ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपन ने लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ -1, -2, -3, -4। अब अपन पहले इस समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, लाइन खींचेंगे रेखी। तो पहले कितना आ रहा है, x का मान कितना है 3, अपना x का मान कितना है यहाँ पे 3, y का मान कितना है 0, तो y का मान क्या है 0, किसका मतलब ये बिंदु कहाँ पे आएगा, इसी के ऊपर, इस प्रकार से बिंदु बनाते हैं। फिर y का मान, x का मान कितना है 2, x का मान 2 और y का मान कितना है 1, तो आपकी लाइन एक इधर जाएगी यहाँ से, एक इधर आएगी, दोनों यहाँ पे मिलेगी इस बिंदु पे लेते। फिर अपने मान x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2, ये 1 और ये यहाँ पे 2। फिर आप स्केल की सहायता से इसको मिला दें, सीधी लाइन में ये सीधी लाइन, और यहाँ पे इस लाइन को जो समीकरण लिए वो समीकरण लिखते हैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x + y = 3, ये इसकी लाइन होगी, ये खींची जा सकती है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण की 0 पे -2, ये तो 0 और ये रहा -2, y का मान कितना है यहाँ पे -2, x का मान कितना है यहाँ पे 0। ध्यान रखना पहला मान जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा मान होता है वो किसका मान होता है y का। फिर 2 पे कितना आ रहा है 1, ये आपका 2, ये रहा 1, ये 1 आ रहा है। फिर 4 पे 4, ये आपका 4 और ये आपका 4, और इसको यहाँ से मिलाते हैं और यहाँ पे समीकरण लिखते हैं। कौन सी समीकरण आ रही है अपने पास, 3x - 2y = 4, और ये आपके ग्राफ तैयार। और जो मान करो स्वाबिंदु, और यहाँ पे इस प्रकार से डार्क लाइन लिखते हैं और नीचे लिखे समीकरण का हल। क्या लिखोगे, प्रतिच्छेदी रेखा, अपन को प्रतिच्छेदी प्राप्त हुई थी, क्या है संगत और अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल कौन सा है, ये x का मान है और ये y का मान। जहां पे भी दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं क्रॉस होती है, प्रतिच्छेद होती है, वो पॉइंट x के ऊपर लंब डाल दिया जाए और इधर y के ऊपर लंब डाल दिया जाए, वही मान इस पर लिखना है। तो x = कितना आ गया 2 और y = कितना आ गया 1। ये अपना ग्राफीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। तो x = 2 और y = कितना आ रहा है 1, इसका मान निकाला जा सकता है। लेकिन कभी कभी बार क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ तक तो हल पूछ लिया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या प्रश्न डाल दिया जाता है कि y अक्ष पर बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करें, वो 1 नंबर का बनेगा। तो y अक्ष पे बनने वाले त्रिभुज कौन सा है, तो यहाँ पे देखो ये अपना y अक्ष है और यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है। इस बिंदु से, जहां बिंदु क्रॉस हो रहा है, जहां प्रतिच्छेद हो रहा है, उससे बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करें, तो छायांकित करना। और कभी कभी बार क्या पूछ लिया जाता है कि इसी के अंदर कि पूछ लिया जाता है कि जो ये मान दे रखा है, जो त्रिभुज ज्ञात किया उसके निर्देशांक ज्ञात करो। तो इस त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, एक का निर्देशांक ये रहा 2 और 1, इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 और 3, यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या आए थे 0 और -2, ये इसके निर्देशांक है। तो ये भी अपन को यहाँ पे पूछा जा सकता है। तीसरी चीज इसके अंदर क्या पूछी जा सकती है, यहाँ पे हल करने के बाद ये जो मान आया, कभी कभी बार क्या होता है कि इसके अंदर देखो, मैं आपको बता देता हूँ कभी कभी बार क्या होता है, इस प्रकार से समीकरण दे दी जाती है 2x + y = p। तो ये ग्राफ 4 नंबर का हो जाता है, 2 नंबर की ये मान हो जाता है अपना। तो यहाँ पे p की वैल्यू पूछ लेता है, तो जो आपके x और y की मान आए वो इसी के अंदर क्या करते हैं, पुट अप करके मान किया जा सकता है। जैसे 2 × 2 1 = p, 4
प्लस 1 बराबर p और p बराबर कितना आ गया 5 माना। तो ध्यान रखिए इसके अंदर प्रतिच्छेदी होने पर, केवल प्रतिच्छेदी में ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी होने पर अपन को जब प्रतिच्छेद खींचने के बाद अपन को या तो इसके अंदर प्रश्न आगे क्या पूछा जाएगा कि x एक्स पर बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करें, या फिर y एक्स पर बनने वाले त्रिभुज को छायांकित करें। x एक्स पर बनने वाला त्रिभुज कौन सा है, ये रहा, इसको छायांकित करना। या पूछा जाएगा y एक्स पर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक क्या है, या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि एक समीकरण आपको ऐसे दे दी जाएगा, क्या ये समीकरण जो हल दे रखे हैं उससे संतुष्ट करती है, तो इसकी p की वैल्यू क्या होगी, तो संतुष्ट करती है तो इसका मतलब x और y के मान इसके अंदर रख दो और रखने के बाद p की वैल्यू निकाल लो। ये इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन सोल्व होता है। समीकरण में अपना व्यापक पद क्या है, व्यापक पद है a1x b1y प्लस c1 = 0, a2x b2y प्लस c2 = 0। अब इससे अपन को इस समीकरणों को टैली करते हुए इसके गुणांकों को निकालना है। a1 का गुणांक, तो अपन पहली समीकरण इसको लेते हैं, पहली समीकरण ये है, इसके अंदर x यहाँ दे रखा है, a1 यहाँ x यहाँ पे कुछ भी मान नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार से b1 के अंदर मान क्या आएगा, यहाँ y है, b1 दे रखा है, यहाँ पे y है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो अपन को माइनस का क्या लेना 1। फिर c1 के अंदर यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे क्या है 0 नहीं, तो अपन इसका ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा -5। और फिर इसी प्रकार इससे टैली करेंगे तो a2 = कितना हो जाएगा 2, b2 = कितना हो जाएगा -3 और c2 = -6। अब अपन ने जो तीनों अपन ने संबंध देखे थे उन संबंधों में कौन कौन सा क्या आ रहा, पहले अपन करेंगे a1/a2 बराबर 1/2, फिर करेंगे अपन b1/b2 बराबर -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। फिर अपन करेंगे c1/c2 बराबर -5/-6, कैंसिल होगा -5/ कितना हो जाएगा 6। इसमें देखा गया कि ये दोनों गुणांक बराबर है क्या, नहीं है, और बराबर नहीं है तो अपन क्या लिखते थे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये संबंध क्या बताता था अपन को कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब अपना ग्राफ कैसा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, और क्या होगा संगत है, और इसका क्या होगा एदित्य है। कभी कभी बार अपन के एग्जाम्पल के अंदर, एग्जाम बोर्ड के अंदर इसका भी एक पैटर्न पूछ लिया जाता है, 2 खंडों में करके इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि ज्ञात कीजिए कि दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी हल होगी या असंगत होगी या संपाती होगी, समानांतर होगी, इसके बारे में अपन को पूछा जाता है। जैसे अपन एक चैप्टर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर -2y = 4 ये लिया गया। इस एग्जाम्पल के अंदर अपन कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा अपन समझाया जा सकता है कि किस प्रकार से इस एग्जाम्पल को देख के अपन क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट अपन देखें तो क्या हो रहा है 3/6, कितना हो रहा है 1/2। इसका माइनस का 1 और माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो रहा है 1/2। इसका 2/4 किया तो कितना हो रहा है 1/2। इसका मतलब तीनों हल क्या आ रहे हैं 1/2 1/2 1/2। तो इसका मतलब अपन इसको देख के अपन यहाँ पे समीकरण देख के ही पता लगा सकते हैं कि अपना ग्राफ कैसा जाएगा, जिसके कारण अपन गलती नहीं करेंगे कि भाई अपन ने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किया और ग्राफ जा रहा प्रतिच्छेदी, लेकिन इसका निकल रहा कौन सा है संपाती निकल रहा है। तो संपाती द्वारा अपन इसको वापस पुटअप करते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर 3, b1 की वैल्यू क्या होगी -1, 2 इधर ट्रांसफर होगा तो c1 = कितना हो जाएगा -2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - y - 2 = 0, 6x - 2y - 4 = 0 भी लिखा है। इससे आसानी से रहेगा ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। आगे a2 = 6, b2 = -2 और c2 = -4। यहाँ पे a1/a2 = 3 कितना आ रहा है 6। यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको जहां तक हो सके सरल करना है, ऐसे नहीं यहीं पे छोड़ दो तो बराबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे सरल करना, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 कितना आ गया यहाँ पे 2।
और यहाँ पे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल होके यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस का 4, ये दोनों कैंसिल होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 कितना आ गया 2। इससे अपन को क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी 1/2 आ रहा है, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 1/2। तो अपन आसानी से इसके पता चल रहा है कि तीनों ही बराबर है। तो जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अपना ग्राफ कैसा जाना चाहिए, समपाती, समपाती रेखा होगी और इसका कोई अनेक हल है, सो अनेक हल है और संगत हल है। इस प्रकार से अपन ये पहचान सकते हैं कि अपनी जो क्वेश्चन किया उसके अंदर ग्राफ की रेखाएं किस प्रकार से जाएगी, समपाती होगी या समानांतर होगी या अपन कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पे केवल ध्यान रखना है कि हल जो होगा वो केवल प्रतिच्छेदी रेखा का ही होगा। बाकी किसी भी समीकरण में जैसे समपाती आ जाए या समानांतर आ जाए, उसका समानांतर में वैसे कोई हल नहीं है और समपाती में अनेक हल है। तो एग्जैक्ट जो हल होगा x और y का मान केवल और केवल किसका निकाला जा सकता है, प्रतिच्छेदी। ज्यादातर अपन देखते हैं कि यही क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के अंदर आता है, प्रतिच्छेदी का हल। तो इसका अपन एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे ग्राफ की विधि से हल किया जाता है।